भजन सिंह आरती को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर एक बैचलर्स पार्टी हो रही है। इस बैचलर्स पार्टी के अंदर अगर तुम आ गई ना तो तुमको बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। आरती जैसे ही भजन सिंह की बातों को सुनती है, आरती को भजन सिंह के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। आरती पूछने की कोशिश करती है कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन भजन सिंह कुछ भी नहीं बताता। भजन सिंह आरती से कहता है कि आरती तुम बस यह समझ लो कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। अगर तुम पार्टी के अंदर आ जाती हो तो तुमको कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा और तुम्हारी पापा की मौत के पीछे जो कातिल है उसका भी पता तुमको यहीं पर लगेगा। तुम्हारे पापा को जिसने भी मारा है वह इंसान यहाँ पर पार्टी कर रहा है और एक बार तुम इस पार्टी में आ जाओगी ना तो तुमको बहुत सारे सबूतों के बारे में पता चल जाएगा। आरती पार्टी में जाती है जहाँ पर आरती वेद और कली को देखती है जो कि प्यार भरा डांस कर रहे होते हैं। कली आरती को यह बताना चाहती थी कि कली वेद से कितना ज्यादा प्यार करती है, वेद कली से कितना ज्यादा प्यार करता है। और जब यह सारी ही बातें आरती को पता चलती है जिसके बाद आरती कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती ने ऐसा क्या करा, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत होती है आरती और राघव सिंह राजपूत से, जहाँ पर आरती राजपूत हाउस जाती है। आरती राघव सिंह राजपूत से पूछती है कि यह नंबर बताइए किसका है। आरती उसके फोन के अंदर अमन सिंह राजपूत का नंबर निकालती है, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत बताते हैं कि यह नंबर तो मेरे बेटे अमन का है और इस नंबर से तो तुमको बहुत सारे मिस कॉल्स भी आए हैं, लेकिन यह नंबर से आखिर फोन कौन कर रहा है। राघव सिंह राजपूत भी इस वक्त तक सोच में चले जाते हैं और आरती बताती है कि इस नंबर से जो भी फोन कर रहा है ना वह इंसान और कोई नहीं बल्कि राजपूत परिवार में से ही कोई है। या तो वह इंसान राघव सिंह राजपूत है, वैभव सिंह राजपूत है, अभय सिंह राजपूत है, या फिर भजन सिंह है, या फिर युवराज सिंह ठाकुर है। इन्हीं 5 लोगों में से कोई एक है जो कि मेरे नानू को धमकी भरे मिस कॉल्स दे रहा है, धमकी भरे फोन कर रहा है और मेरे नानू को डरा रहा है। आरती जैसे ही अमन सिंह राजपूत के नंबर पर फोन बजाती है, रिंगटोन राजपूत हाउस में से ही बजती है, यानी राजपूत परिवार के अंदर ही अमन सिंह राजपूत का फोन है। आरती कहती है कि रिंगटोन तो राजपूत हाउस में से ही बज रही है ना, इसका मतलब तो यही है कि कातिल भी राजपूत हाउस में से ही कोई है। जैसे ही राघव सिंह राजपूत को यह बात पता चलती है, उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। आरती कहती है कि देखिए राघव सिंह राजपूत, आप अच्छे दादाजी तो नहीं बन पाए लेकिन एक अच्छे पिता बनकर तो रहिए। सभी को यह परिणाम दे दीजिए कि अपने बेटे की मौत का कातिल मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है, और जो भी कातिल है उसको सजा दिलवा कर अपने पिता होने का परिणाम दीजिए। आप एक दादाजी तो नहीं बन पाए लेकिन एक अच्छे पिता बनकर तो दिखाइए। अब राघव सिंह राजपूत के दिमाग में यह बात बैठ जाती है। राघव सिंह राजपूत भी चाहते हैं कि उसके बेटे अमन की मौत के पीछे जो भी है उसको सजा मिले, और कहीं न कहीं राघव सिंह राजपूत को यह भी पता है कि इन सभी चीजों के पीछे जिसका भी हाथ है वह शख्स कहीं न कहीं युवराज सिंह ठाकुर है, या फिर चंद्रभान ठाकुर है, या फिर भजन सिंह है। राघव सिंह राजपूत को इन्हीं 3 लोगों में से किसी एक पर शक है, क्योंकि एक समय पर जब राघव सिंह राजपूत के खिलाफ कई लोग चले गए थे तो भजन सिंह ने भी राघव सिंह राजपूत का साथ नहीं दिया था। उस समय अगर किसी ने राघव सिंह राजपूत का साथ दिया था तो वह थी अंजलि अवस्थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राघव सिंह राजपूत को भजन सिंह के ऊपर शक होने लगता है, और शक हो भी क्यों ना, क्योंकि असली कातिल ही भजन सिंह, युवराज सिंह ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर है। खैर आरती कहती है कि राजपूत हाउस से आपने मेरे पापा को धक्के मार के बाहर निकाला था, मेरी मम्मी को भी आपने धक्के मार के राजपूत हाउस से बाहर निकाला था, और अब वह समय आ चुका है जब मैं मेरे पिता के असली कातिल को घसीटते हुए राजपूत हाउस से बाहर निकालूं। और याद रखना राघव सिंह राजपूत, आप इसे धमकी समझ लीजिए या फिर एक सलाह समझ लीजिए। आप एक अच्छे दादाजी तो नहीं बन पाए लेकिन एक अच्छे पिता बनकर तो दिखाइए। इतना कहकर आरती वहाँ से चले जाती है। इस वक्त तक पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आरती जो बात कहकर गई थी ना वह कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि 21 साल पहले अमन की मौत के बाद अमन का फोन किसने चालू किया, अमन के फोन का पासवर्ड किसको पता है। अब यह बात सबको पता है कि अमन के फोन का पासवर्ड और किसी को नहीं बल्कि राघव सिंह राजपूत को ही पता है। इसलिए पूरा परिवार राघव सिंह राजपूत से पूछने लगता है कि क्या यह बात सच है, क्या आपने अमन सिंह राजपूत के फोन से आरती को फोन किया था। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैंने अमन की तस्वीर देखने के बाद अमन का फोन चालू तो किया था, लेकिन मैंने आरती को धमकी भरे कॉल और मैसेजेस नहीं करे। मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने आरती को कोई भी धमकी भरे मैसेजेस नहीं करे, ना ही धमकी भरे कॉल करें। और आप भी सोचिए कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। यकीन करो मैं बाप हूँ एक बेटे का, क्या मैं ऐसा करूंगा? क्या यह सारी चीजें करने से मेरा बेटा वापिस आ जाएगा? यह सारी चीजें करने से मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं ना, तो मैं आरती को फोन क्यों करूंगा? भला यह सारी चीजें करके मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा है मेरा? और तो और इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मेरा अलग होगा, इसलिए मैंने यह सारी चीजें नहीं करी है। भजन सिंह कहता है कि राघव सिंह राजपूत हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एसीपी पंकज पुरोहित ने जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। अगर जरा सी भी कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम अरेस्ट भी हो सकते हैं। युवराज कहता है कि कौन होगा अरेस्ट, हमने तो पहले ही अपना प्लान बना लिया है ना। पूरा ही परिवार युवराज
से पूछता है कि कौन सा प्लान। अब भजन सिंह इस वक्त तक युवराज को इशारा कर देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, तुमने पूरे परिवार के सामने प्लान का बोलकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। युवराज सिंह ठाकुर कहता है कि अरे शाम को बैचलर्स पार्टी है ना, बस उसी के प्लान की बात कर रहा था। इतना ही कहकर युवराज सिंह ठाकुर वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम आरती को देखते हैं जो कि अंजलि को सूप पिला रही होती है। आरती अंजलि को सूप पिलाते हुए कहती है कि माँ, क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि मेरे पैदा होने के बाद ही मेरे पापा मर गए, मेरी मम्मी कोमा में चले गई, क्योंकि सभी लोग मुझे यही कहते हैं आरती मनहूस है, आरती के पैदा होने के बाद ही उसके पापा मर गए, उसकी मम्मी कोमा में चले गई। क्या मम्मी मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, एसीपी सर ने भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, हम इन्वेस्टिगेशन के बहुत ज्यादा करीब पहुँच चुके हैं, हम असली कातिल के बहुत ज्यादा करीब पहुँच चुके हैं। या तो वह कातिल राजपूत परिवार से है, ठाकुर परिवार से है, या फिर राजवंशी परिवार में से। अब तो मुझे यह भी पता चल चुका है कि मेरे पापा के नंबर से कॉल कौन कर रहा था, कौन धमकी भरे मैसेजेस मेरे नानू को दे रहा था। बस एक सबूत की देरी है मम्मी, एक सबूत की। जैसे ही मेरे हाथ में एक सबूत लग जाएगा मैं पूरा ही पासा पलट दूंगी, यानी मैं असली कातिल को पकड़कर तुम्हारे सामने आकर रख दूंगी। उसके बाद तुम्हें उसको सजा देना, तुम्हें उसको सजा सुनाना, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन आप ऐसे ही अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर कोर्ट के अंदर जाओगी और असली कातिल को सजा सुनाओगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि भजन सिंह पार्टी में पहुंच जाता है और वह आरती को फोन करता है। भजन सिंह आरती को फोन करके कहता है कि आरती, यहाँ पर पार्टी हो रही है, यहाँ पर जोरों शोरों से बैचलर्स पार्टी हो रही है, तुम इस बैचलर्स पार्टी में आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारे पिता के असली कातिल के बारे में तुमको सबूत मिल जाएंगे, तुम्हारे पिता के पीछे कौन है इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। इस बैचलर्स पार्टी के अंदर बहुत सारे सबूत छुपे हुए हैं। आरती पूछती है कि कौन बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए और कहाँ आना यह भी बताइए। भजन सिंह कहता है कि आप बस यह समझ लीजिए कि मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और मैं आपके फोन पर एड्रेस भेज दूंगा, उस एड्रेस पर आप आ जाइए, यहाँ पर आते ही आपको बहुत सारे सबूतों के बारे में पता चल जाएगा। आरती इस वक्त तक सोचने लगती है कि वह जाए कि नहीं जाए, लेकिन आरती इस वक्त तक ठान लेती है कि वह पार्टी में तो जाएगी, क्योंकि वह अंजलि अवस्थी की बेटी है। एक पार्टी में जाने से भला वह क्यों डरे, जिस पार्टी में उसको बहुत सारे सबूत मिल रहे हो। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पूरा ही परिवार पार्टी कर रहा होता है, एक के बाद एक मेहमान आते हैं। ठाकुर परिवार सबसे पहले राजपूत परिवार का स्वागत करता है, राजवंशी परिवार का स्वागत करता है, उसके बाद वह कली और वेद का स्वागत भी करता है। पूरा ही परिवार जोरों शोरों से पार्टी बना रहा होता है। उसी वक्त कली वेद से कहती है कि वेद जी, आप मुझसे बार बार दूर क्यों जा रहे हैं। वेद कहता है कि मुझे आरती के सिवा किसी भी लड़की के साथ घूमना पसंद नहीं है, किसी भी लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूमना मुझे पसंद नहीं है। कली कहती है कि वेद जी, मैं आपकी पत्नी हूँ पत्नी, मैंने माना कि आप आरती के बिना और किसी भी लड़की के साथ घूमना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। कली इस वक्त तक वेद को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वेद इस समय तक मानता ही नहीं है। वेद कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करो। इतना ही कहकर वेद वहाँ से चला जाता है और कली इस वक्त तक सोच रही होती है कि तमाशा तो अब मैं करूंगी, इतना बड़ा तमाशा करूंगी कि आप मेरे हो जाएंगे, आरती आपको छोड़कर चले जाएगी और हमारी शादी भी पक्की हो जाएगी और इस तमाशे के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस पार्टी के अंदर अभी खास मेहमान आना बाकी है, जिस खास मेहमान के बारे में किसी को पता भी नहीं है। भजन सिंह कली के पास आता है और वह कली से कहता है कि मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है कि वह शख्स कौन है, वह खास मेहमान कौन है। कली कहती है कि हाँ भजन सिंह, तुमने आरती को फोन करके बता दिया है ना। भजन सिंह कहता है कि हाँ मैंने आरती को फोन करके बता दिया है, एक बार फिर मैं आरती को फोन करके बता देता हूँ। भजन सिंह आरती को फोन करता है और कहता है कि आरती, फटाफट से तुम पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ और पार्टी के अंदर आखिरी में एक डांस परफॉर्मेंस होने वाली है, जिस डांस परफॉर्मेंस को देखने के बाद भी तुम्हें बहुत सारे सबूत पता चल जाएंगे। इतना ही कहकर भजन सिंह फोन को काट देता है और आरती भी इस वक्त तक तैयार हो जाती है पार्टी में जाने के लिए। उसी वक्त पद्मा आरती से पूछती है कि आरती तू कहाँ जा रही है। आरती बताती है कि पद्मा मौसी मैं पार्टी में जा रही हूँ, पता नहीं मुझे किसी शुभ चिंतक का फोन आया था, वह कह रहा था मुझे एक बैचलर्स पार्टी हो रही है, जिस पार्टी के अंदर मुझे बहुत सारे सबूत मिलेंगे। पद्मा कहती है कि किसी इंसान ने तेरे को फोन करके कहा और तूने उसकी बात भी मान ली। आरती कहती है कि एक बार बात मानने में क्या हर्ज है, अगर मुझे सबूत नहीं मिले तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं अंजलि अवस्थी की बेटी हूँ, वह अंजलि अवस्थी की बेटी जो कि कोर्ट के अंदर कहती थी कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, तो भला मैं इस पार्टी में जाने से क्यों डरूं। इतना ही कहकर आरती निकल जाती है पार्टी में जाने के लिए और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।